जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, और साथ ही साथ नंबर लाइन के ऊपर जो इरेशनल नंबर है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको सीखेंगे। इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। इस क्लास के बाद जो सेकेंड क्लास आएगा उसके अंदर इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको बारी बारी से देखेंगे। इसलिए आज के जो क्लास है इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे। इसलिए आज के क्लास को बहुत बेहतर ढंग से देखना, नहीं तो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको आप बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग को पढ़ना है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, और रेशनल नंबर के सेट हम लोग कैसे बनाए थे बच्चों। रेशनल नंबर के सेट हम लोग कैसे बनाए थे, तो आपका निगेटिव इंटीजर था, जीरो था, पॉजिटिव इंटीजर था, और आपका जो है वो आपका फ्रैक्शनल नंबर था। फ्रैक्शनल नंबर, अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है वो सब हम बता दिए, यहाँ पर कोई मत पूछना, क्या है कि हम वहाँ पर बता दिए हैं। एक ही चीज़ को 50 बार हम नहीं बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका फ्रैक्शनल नंबर ये सब जो है सेट पिछले वाला वीडियो में हम लोग तैयार किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है। क्या हम लोग को देखना है, इसको मिटा देते हैं पहले, ये तो जानकारी के लिए कि हम लोग इस प्रकार के सेट जो हैं वो पिछले वाले वीडियो में बनाए थे। अब हम लोग को पढ़ना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पहले ही से आपको इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आप में से जो बच्चा को इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पहले ही से पता है, वो सभी बच्चा जो है वो इस चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताएगा और लिखेगा कि इसका डिफिनेशन एक्चुअल होता कुछ ही है। और उसके बाद वीडियो को जो देखेगा कि वीडियो के अंदर इरेशनल नंबर का जो डिफिनेशन हो क्या बताया गया है उससे मैच करा के वो देखेगा कि वो सही है या गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इरेशनल नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर हम लोग उन सभी नंबरवा को बोलते हैं, क्या हम बोले, इरेशनल नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जो नंबर इरेशनल नंबर की विशेषता को फॉलो करे। अर्थात कहे तो जो नंबर इरेशनल नंबर की विशेषता फॉलो करेगा उन सभी नंबरवा को या उन सभी नंबर को हम बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। अब पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के पास कौन कौन सी विशेषता होता है, तभी तो हम देखेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर की विशेषता फॉलो कर पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस इरेशनल नंबर के पास कौन कौन सा विशेषता होता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। आज विचार पूर्वक पंच हैं हम लोग, क्या होता है इसे, ये ससुरा और साला। एक मिनट बच्चों, आज देखेंगे। तो गर्मी के दिन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। गर्मी के दिन में पूरा मार्कर ही सूख जा रहा है, बार बार एकदम सूख जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कि इसके पास कौन कौन सा विशेषता होता है। तो इरेशनल नंबर का जो पहला विशेषता होता है बच्चों, कि ये जो है इरेशनल नंबर हमेशा जो है वो डिफाइन नंबर होगा। डिफाइन नंबर का कॉन्सेप्ट हम पीछे बता चुके हैं, यहाँ पर कोई पूछना मत यहाँ पे। तो इरेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर का जो पहला जो डिफिनेशन होता है, इरेशनल नंबर हमेशा डिफाइन नंबर होता है। क्या होता है, अब कितने बहुत सारा ऐसा बच्चा है ना जो एकदम
एकदम सूत के आएगा, अब पढ़ेला स्टार्ट कर देगा, अब यहीं से देखेगा वीडियो और कहेगा कि सर डिफाइन नंबर कौन चीज़ है, कि डिफाइन नंबर आप बताए थे। ऐसे ऐसे भी आपको एक अधिक बच्चे लोग मिलेंगे। तो उन सभी बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि ये डिफाइन जो नंबर है ना, ये डिफाइन नंबर को बहुत अच्छी तरह से जो है वो पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया गया है। इसलिए आप लोग पिछले वाले जितना भी वीडियो है उन सभी वीडियो के एक एक करके देखना, क्योंकि उस सब को नहीं देखोगे ना तो आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफ होगा। ठीक है बच्चों, तो इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा डिफाइन नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर का जो है दूसरा विशेषता कौन सी होता है, तो इरेशनल नंबर बच्चों, इस इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में जो है ये नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इरेशनल नंबर का जो तीसरा विशेषता होता है कि इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इरेशनल नंबर के पास ये कुल 3 ठो जो है विशेषता होता है। ठीक, और इन तीनों विशेषता को जो जो नंबर वह फॉलो करेगा उन नंबर को हम बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। अब इन तीनों विशेषता को जो नंबर फॉलो नहीं करेगा वो नहीं होगा इरेशनल नंबर। एक में समझेगा कुछ बात है, ये तो सिंपल बात है, एक तो छोड़कर बचपन में समझ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों विशेषता को फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, अब आप बता सकते हो बच्चों कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर का विशेषता फॉलो करेगा। तो आप कहोगे कि एक में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इरेशनल नंबर को फॉलो करेगा। मतलब रूट के अंदर जितने भी वैल्यू होते हैं ना बच्चों, मतलब रूट के अंदर जो नंबर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका √2 हो गया। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं ना वो इन तीनों विशेषता को फॉलो करेगा। अब इस सब नंबर को आप देखोगे ना तो इस सब जो है ना रेशनल नंबर के विशेषता को फॉलो करता है। जैसे -3, -2, 1, 0, ये सब जो है ना ये सब रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को ये सब फॉलो ही नहीं करता है। अब ये जो है ना ये जो √2 है इस प्रकार का नंबर, मतलब √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों विशेषता को फॉलो करेगा। और साथ ही साथ में पाई जेकर सर्कल होगा। सर्कल चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब मजा आएगा आपको बच्चों। आप कहोगे कि सर्कल जो है इससे पहले जो है हम लोग कभी बेटर ढंग से नहीं समझ पाए थे, इतना बेहतर हम उसको समझाएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे सर्कल वाला चैप्टर में कि जो 22/7 है वो कहाँ से आया, वो एक कांस्टेंट है, कैसे आया, ये भी तो सवाल है, वो भी हम बताएंगे। खाली सर्कल चैप्टर आने दीजिए। सर्कल ही क्यों, पूरा जो है चैप्टर के अंदर जो जो मतलब टेक्निकल जो है वो शब्द आएंगे, उस शब्द का जन्म कैसे हुआ और उसके पीछे राज कुछ है, उस सब का जिक्र करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब √2 का आपका वैल्यू पता है कितना होगा। ठीक है, अगर हम वैल्यू निकालेंगे ना बच्चों तो 1 पॉइंट आपका 41, 42 और साथ में आपका 135 इतना आएगा। मतलब जब √2 का वैल्यू निकालोगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों विशेषता को √2 फॉलो कर रहा है या नहीं। हम लोग चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब डिफाइन नंबर हम लोग किसको बोलते थे, तो डिफाइन नंबर हम उन सभी नंबर को कहते थे जो सॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों
कि √2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो सॉल्व होने के बाद हम लोग के रिजल्ट के रूप में इतना दे रहा है कि नहीं, ये रिजल्ट के रूप में है, रिजल्ट के रूप में हम लोग ये दे रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है वह एक डिफाइन नंबर है। अब यहाँ पर ये देखोगे बच्चों कि √2 जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये √2 के जो वैल्यू मिला है रिजल्ट में, ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट जो है वो कहीं भी जो है दशमलव के बाद नहीं रुकता है। मतलब √2 जो है वह एक ऐसा वैल्यू है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर कहीं भी नहीं रुकता है, बल्कि ये सतत जो है वो फैलते जाता है, जिसके कारण हम इसको जो है p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं। कहाँ हम बोले तो √2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके जो है वो नहीं रुक पाता है, ये नहीं रुकता है। इसलिए इस नंबर को जो मिला है 1.4142 जो हम लोग को मिला है रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है ना सतत फैलते जाता है, जिसके कारण हम इसको जो है p/q के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर ही नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, जैसे आप ले लो 3/2, ठीक है, जब 3/2 को हम लोग सॉल्व किए थे तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में 1.5 मिला था कि नहीं। अब देख सकते हो बच्चों कि 3/2 वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद जिस विशेष डिजिट के ऊपर जाके रुक गया है उसका नाम है 5। अब ये रुक गया है, इसलिए हम 1.5 को p/q के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। दशमलव को हटाएंगे तो हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब देख सकते हो कि ये p/q के फॉर्म में आ गया। लेकिन ये जो है √2 एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाकर रुकता ही नहीं है, जिसके कारण हम इसको जो है p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। इसको हम p/q के फॉर्म में तब ना लिख पाएंगे जब ये रुकेगा, ये रुक ही नहीं रहा है ससुरा, तब हम इसको जो है p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तब मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो √2 है वो डिफाइन नंबर भी है और ये p/q के फॉर्म में नहीं है। मतलब रेशनल नंबर का दो विशेषता जो है फॉलो कर दिया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये √2 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है या आपका नॉन रिपीटिंग है। तो √2 के देख सकते हो बच्चों कि दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जाके नहीं रुक रहा है। अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते थे, तो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग उन सभी नंबर को कहते थे जो दशमलव के बाद जो है वो किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुकता है, बल्कि वो सतत आगे फैलते जाता है। तो आप देख सकते हो कि √2 जो है वह एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर जो है वो जाके नहीं रुक रहा है, बल्कि ये जो है आपका सतत आगे जो है ये फैलते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही साथ हम इसको नॉन रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि √2 जो है वो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके साथ ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। अर्थात क्या है, तो √3 जो है वो इरेशनल नंबर के तीनों विशेषता को फॉलो कर रहा है, इसलिए √2 को हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जो √3 है ये भी जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक इसी प्रकार से जो पाई है जिसका वैल्यू 3.14 इतना होता है, इतना वैल्यू है। अब आप देख सकते हो कि पाई भी जो है वो आपका डिफाइन नंबर है, क्योंकि पाई जो है जब सॉल्व हो रहा है तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में ए दे रहा है, इसलिए हम इसको जो है डिफाइन नंबर कहेंगे। साथ ही साथ जो है वो पाई जो है वो दशमलव के बाद किसी विशेष डिजिट के ऊपर नहीं रुक रहा है, ये सतत आगे फैलते जा रहा है, जिसके कारण हम इस रिजल्ट को p/q को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये दूसरा भी विशेषता को फॉलो कर रहा है। और तीसरा देख सकते हो कि 3.1 ये जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट में आप देख सकते हो कि पाई जो है वो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा विशेष डिजिट नहीं है जिसके ऊपर जो है पाई रुक जा रहा है। मतलब ये जो है पाई जो है दशमलव के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर पाई जो है रुक रहा है, बल्कि ये सतत जो है फैलते जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ ही साथ इसको नॉन रिपीटिंग भी कहेंगे, क्योंकि पाई जो है वो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके साथ बार बार ये रिपीट हो रहा है।
तब हम कहेंगे कि पाई जो है वो आपका डिफाइन नंबर भी है, इसको p/q को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और साथ में ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होने के कारण ये जो है वो आपका रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं कि वो आपका इरेशनल नंबर है। अब हम लोग बच्चों हम लोग अभी रियल नंबर समझते हैं। अब रियल नंबर समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि ये जो √2 है, इसका स्थान जो होगा वो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ होगा। जैसे हम लोग जैसे है ना, जैसे 1 को जब भी लिखा जाएगा तो इसी बिंदु पर लिखा जाएगा। मतलब 1 को जब भी मतलब जो पॉइंट डिफाइन करेगा वो यही पॉइंट होगा, मतलब इसी पॉइंट के ऊपर 1 लिखा जाएगा। तब हम लोग ये भी तो हम लोग पता करना होगा कि √2 जो है इसको कौन पॉइंट जो है इसको डिफाइन करेगा, माने इसका स्थान जो है इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ होगा, स्थान हमको ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे 1 का स्थान यहाँ पे है, ठीक है, 2 का स्थान यहाँ पर है, 3 का स्थान यहाँ पे है, यहाँ पर रुकल है, ठीक उसी प्रकार 4 का स्थान यहाँ पर होगा। ठीक उसी प्रकार हम जानना चाहेंगे कि √2 जो है इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर स्थान है, मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर किस बिंदु पे जाके √2 रुका हुआ है। तब इसी को बोला जाता है कि रिप्रेजेंट ऑफ √2 या √3 या इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। इसी को ज़्यादा खास नहीं है साला, और एक उल्टी पलटी लिख देता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इरेशनल नंबर देख लिए। अब इरेशनल नंबर की डिफिनेशन देख रहे हैं, तो इरेशनल नंबर के डिफिनेशन में कुछ कारीगरी करना है। यह तीनों के आपस में मिला के एकदम लिख दो आप लोग, हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कोई ज़्यादा कारीगरी थोड़ी करना है। तो इरेशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, इरेशनल नंबर हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, इट इज दोज डिफाइन नंबर which cannot retain in the form of p/q where value obtained by p is non टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर। ये आपका जो है इरेशनल नंबर का एक अच्छा डिफिनेशन रहा। अब यहाँ पर हम लोग p काहे लिख दिए, क्योंकि p/q को फॉर्म में इरेशनल नंबर होता है। जब p/q के फॉर्म में नहीं होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा हमको p में मिलेगा। अब p जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग या आपका नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। तो ये इरेशनल नंबर का एक अच्छा डिफिनेशन रहा। अब चलिए हम लोग इसका सेट तैयार करते हैं कि इसके सेटवा के अंदर कौन कौन सा आपका जो है इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम प्ले वाला डाल देना रहता है, एकरा में ज़्यादा करीब में थोड़ी ना करना रहता है। अब देखते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, ठीक है, यह तीनों विशेषता को हम डिफिनेशन में लिखे थे और कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं था। इसलिए इन तीनों विशेषता के साथ आप अपने से भी जो है डिफिनेशन इसको गढ़ सकते हो। मेन इन तीनों को ही अपना ध्यान में रखना, ज़्यादा कारीगरी करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा कारीगरी करोगे दिमाग उड़ जाएगा। छोटे हो के दिमाग है, इतना सारा ज्ञान रखना कहाँ से पॉसिबल होगा। एक तो बढ़िया है कि चीज़ों को समझो, एक लिमिटेड सोर्स रखो, लेकिन उसका रिजल्ट अनलिमिटेड के रूप में दो। जैसे इन तीनों के एक स्टोर कर लो और इन तीनों के दम पर आप बकैती करके आप इसका डिफिनेशन बनाओ, कुछ भी लिखो चलेगा। मेन इन तीनों जो है इन्वॉल्व होना चाहिए डिफिनेशन के अंदर, यही तीनों मेन होता है और कुछ नहीं। मैथ एक ऐसा है कि आप मैथ को जो हो आप ऐसा इंग्लिश में लिखो कि उसका सेंस पता चल जाए। ये नहीं कि आप
थी मैथ में जो आप डिफिनेशन लिख रहे हो उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक देखोगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो मैथ के डिफिनेशन के अंदर यदि आप देख रहे हो तो आप उसके साथ जो है न्याय नहीं कर रहे हो। काहे कि मैथ जो है वो कोई लिटरेचर उटरेचर तो है नहीं, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक देखोगे या उसमें देखोगे कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं ना है कि कहीं आर के जगह पर जो है सर इज होता, कैन के जगह पर कुड होता, वुड के जगह पर कैन होता। ये सब इसमें नहीं देखा जाता है, समझ गए ना। बस इसमें मतलब ये रहता है कि आप मैथ के अंदर जो भी डिफिनेशन लिख रहे हो उस डिफिनेशन के माध्यम से जो डिफिनेशन का जो सेंस है वो सेंस पता चल रहा है कि नहीं। सेंस अगर पता चल रहा है मतलब आपका डिफिनेशन सही है, समझ गए ना। तो ये सब को आपको ध्यान जो है देना पड़ेगा। इस सब को अपने से लिखा करो। आप बुक या किसी टीचर के जो डिफिनेशन है उससे फॉलो मत किया करो। उस टीचर जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है उस कॉन्सेप्ट को सीखो और उस कॉन्सेप्ट के दम पर अपने से किसी भी डिफिनेशन को जो है वो बनाओ, तो ही जो है वो बेहतर होगा, समझ गए। तो कितना आप चीज़ अपना माइंड में स्टोर करके रखोगे, समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर के सेट के अंदर कौन हो सकता है। इरेशनल नंबर, ठीक बच्चों। तो इस इरेशनल नंबर का जो सेट होता है बच्चों, इसमें जो है √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। इस प्रकार के जो आपका एग्जाम्पल मिलता है बच्चों, ये सभी जो है आपका इरेशनल नंबर है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आपका जो है रियल नंबर क्या है। ठीक है, आप इसको जो है लिख लिए होंगे। अब इसलिए हम लोग देखते हैं कि अब रियल नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, समझ गए, समझे कि नहीं। समझ गए। देखिए अब जो होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन सी है बच्चों, देखते हैं रियल नंबर कौन सी है। ठीक, तो इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना बच्चों, उन सभी नंबर का एक सेट जो होता है वो आपका रियल नंबर है। अब कहोगे कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आपका रेशनल नंबर भी है और आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो ग्रुप होते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं कि वो रियल नंबर है। अब रेशनल नंबर का हम सेट कौन बनाया था बच्चों, रेशनल नंबर को हमेशा जो है वो क्यू से लिखा जाता है। तो रेशनल नंबर को हम सेट कौन बताए थे, तो रेशनल नंबर क्या होता था, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होंगे। साथ ही साथ में दो नंबर के बीच में जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं वो सभी जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। अब हम बोले थे कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जितने भी नंबर होता है इस सभी को जो है हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, क्योंकि ये सभी जो नंबर है वो निगेटिव साइन के साथ हैं, इसलिए निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और निगेटिव इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, तो जेड के माथा के ऊपर निगेटिव साइन। ठीक उसी प्रकार 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं बच्चों, इन सभी नंबर को हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी के आगे जो है पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। अब इसको हम लोग सेट के रूप में लिख सकते हैं। तो -इनफाइनाइट से लेकर -1 तक जितने भी नंबर है इनको एक कॉमन नाम में हम लिख सकते हैं कि सब निगेटिव इंटीजर है। 0 का आप जस्ट के तस लिखो, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं इन सभी को एक कॉमन नाम में हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। और साथ ही साथ किन्हीं दो नंबर के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो आपका कौची है, रेशनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर जो है रेशनल नंबर है। तो ये जो है हम लोग रेशनल नंबर का जो है एक अच्छा हम लोग सेट बनाए थे। और इरेशनल नंबर को हम लोग कौची बनाए थे बच्चों,
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का सेट हम लोग कैसे बनाए थे बच्चों? तो इरेशनल नंबर के अथी सेट में था √2, √3, √5, पाई। इसी प्रकार से जो है वो बहुत सारे नंबर थे आपका इरेशनल नंबर। अब इस और अब कहते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर जो होता है सेट, कलेक्शन या ग्रुप, इस तीन में से आप कोई भी बोलो। तो रियल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कि वो रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर के जो सेट है वो सेटवा में ये सभी जो है वो शामिल रहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो आपका रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक ग्रुप है या एक सेट है या एक कलेक्शन है। ठीक बच्चों, आप समझ गए? तो रेशनल नंबर को हम कैसे सेट तैयार कर सकते हैं? तो रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर के जो सेट है इसके अंदर आपका, और रेशनल नंबर को जिस कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं ना बच्चों, उसका नाम है आपका आर। आर का मतलब होता है आपका रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर जो है वो आपका जो है रियल नंबर के अंदर जो बच्चों रेशनल नंबर शामिल होता है और प्लस में इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर के सेट को हम लोग कैसे लिखे थे? तो जेड प्लस, ठीक है, 0, फिर पॉजिटिव इंटीजर और फिर यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल नंबर और साथ में इस रियल नंबर के सेट के अंदर आपका इरेशनल नंबर भी आते हैं, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। इसी प्रकार से जो है वो बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये जो है आपका रियल नंबर का जो है सेट है। यहाँ से इतना तक देख सकते हो कि इतना से इतना तक जो है आपका रेशनल नंबर है। अब ये सभी जो है इरेशनल नंबर है। मतलब रियल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम रियल नंबर कहते हैं। अब चलिए हम इसका डिफिनेशन देते हैं कि क्या है रियल नंबर। रियल नंबर कौची है? अब हम लोग इसका डिफिनेशन देते हैं कि कौची है इसे। ठीक बच्चों, रियल नंबर तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो इट इज द ग्रुप बोल सकते हैं, या इसी ग्रुप का दूसरा भाषा में हम लोग कलेक्शन बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग तीसरा भाषा में हम लोग सेट बोल सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक उपयोग कर सकते हो, सब जो अच्छा आपको लगता है उसको कर लो। तो इट इज द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मतलब रियल नंबर को कैपिटल आर के द्वारा जो है हम लोग डिनोट करते हैं, और रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम लोग ये समझते हैं बच्चों कि कोई भी इरेशनल जो नंबर होता है उसको हम किस प्रकार से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बढ़िया से समझना, क्योंकि आपको जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर पूछा है कि √5 को नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आप 1.2 के अंदर जो दिया हुआ √5 है जिसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है उसको आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है बच्चों, आप उतार लिए होंगे। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऑन दी
नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन के ऊपर कोई भी इरेशनल नंबर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे या स्थान ढूंढेंगे नंबर लाइन के ऊपर, आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आप जो हो कोई भी एक इरेशनल नंबर लो, ठीक है बच्चों। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो आप √2, ठीक है बच्चों। अब देख सकते हो बच्चों रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए बच्चों कि इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर 1 है, आप बताओ, तो आप बता दोगे कि इस 0 के बाद जो है जो नंबर आएगा वो है आपका 1, ठीक है। मतलब 1 का स्थान जो है ए है, ठीक है। इसी बिंदु पर न 1 है, ठीक। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि -1 जो है उसका स्थान इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ है, तो आप बोलोगे कि 0 के पहले जो है वो -1 आता है, मतलब -1 का स्थान जो है यहाँ है, ठीक। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि इस नंबर लाइन के ऊपर √2 का स्थान कहाँ है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो वही बोलते हैं कि रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर इस इरेशनल नंबर को, कि हमको ढूंढना है कि इस नंबर लाइन के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो √2 का पॉइंट है। तो चलिए देखें, मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ √2 एग्जिस्ट कर रहा है, हमको ये जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले बच्चों इसको अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो हम लोग को पहले 2 कॉन्सेप्ट सीखना होगा। पहला जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा जो है वो आपका सर्कुलर, क्योंकि यही दोनों का कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर लगा हुआ है। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं और बढ़िया से उसको समझते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो ये तो परफेक्ट जो है एकदम गोला नहीं बना, लेकिन आप जब ड्रॉ करोगे कंपास से या जिसको प्रकार बोलते हैं, तो उससे परफेक्ट जो है वो ड्रॉ होगा। उसको कंपास से ना बोलते हैं, जो प्रकार रहता है 1.5 सुइया को क्या बोलते हैं? कंपास। चलो ठीक है, तब कंपास बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब ये देख लो, अब ये देख सकते हो कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपका ए है, ठीक है। मान लो कि सेंटर का नाम है वो, और इस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, ई वाला सर्कमफ्रेंस, इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लो पी, ठीक है। और जब ओ से पी के जो दूरी है, इसी को तो हम बोलते हैं कि ये जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। और रेडियस ऑफ सर्कल मतलब इस सर्कल के पास जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी रेडियस बराबर होंगे। जैसे अगर बात कहा जाए, जैसे ये आपका एक रेडियस हो गया, ठीक। उसी प्रकार से ए भी तो एक रेडियस हो सकता है, ई रेडियस, अब ये रेडियस बराबर है, ठीक। इसी प्रकार से ए भी रेडियस हो सकता है, ई रेडियस ये सब बराबर होते हैं। मतलब किसी भी सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी रेडियस जो है वो एक दूसरे से बराबर होते हैं, मतलब ये सभी रेडियस जो है वो बराबर है, ठीक। उसी प्रकार से आपको जो है आपका एक स्क्वायर जो है फाइंड स्क्वायर के भी कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप बता सकते हो बच्चों कि स्क्वायर हम किसको बोलते हैं? तो स्क्वायर जो है उस जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसका सभी साइड जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? तो स्क्वायर जो है उस जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसका सभी साइड जो है वो बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए बी की बात कहा जाए, तो ए बी जितना हो, ए बी जो है वो बी सी के भी बराबर होगा, सी डी के भी बराबर होगा, और ए डी के भी बराबर होगा। मतलब मान लो कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो ए है, तो इसका भी डिस्टेंस, मतलब बी से सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा, सी से डी के बीच में जो डिस्टेंस होगा
ए भी ए होगा और डी से ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये भी ए होगा। मतलब देख सकते हो कि स्क्वायर के सभी साइड जो है वो बराबर है, सभी ए हैं। ठीक है बच्चों। और ए से सी के बीच में जो दूरी है, ए से सी के बीच में जो दूरी है इसको हम बोलते हैं कि ए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है। डायगोनल, डायगोनल को हिंदी में हम लोग विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगर सपोर्ट दैट बच्चों, और देख सकते हो बच्चों कि इस स्क्वायर के अंदर जितने भी एंगल हैं वो सभी एंगल 90 डिग्री हैं। जैसे ए एंगल जो है 90 डिग्री है, ए एंगल जो है 90 डिग्री है, ए एंगल 90 डिग्री है, ए एंगल 90 डिग्री है। अर्थात कहे तो इस स्क्वायर के अंदर हम लोग के पास राइट एंगल ट्रेंगल के ठो है बच्चों, तो दो ठो है। एगो तो आपका राइट एंगल ट्रेंगल ई वाला है, एगो राइट एंगल ट्रेंगल आपको ई वाला है, और दूसरा आपका राइट एंगल ट्रेंगल जो है वो वाला ई वाला है। मतलब जो है स्क्वायर के अंदर राइट एंगल ट्रेंगल जो है वो दो ठो है। अगर सपोज दैट बच्चों, अगर इस स्क्वायर के इतना वाला अगर भगवा हम लोग को मिटा दें, ई वाला भगवा मिटा दें, तो हम लोग के पास जो है एगो राइट एंगल ट्रेंगल जो है बचेगा। अब इसका जो है हम लोग ई वाला हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर बचाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता है कि नहीं? पहले से नहीं पता है तो आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ें, इसलिए आप लोग को नहीं पता है। ठीक है बच्चों, ये 90 है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। तो ए से बी, ए जो है बेस है, तो बेस को बी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बी से लेकर पी जो है, ए जो है आपका परपेंडिकुलर है, अब ए जो है आपका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस एच को ए से डिनोट करते हैं। और अथी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरा भाषा में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होता है। अब ठीक बच्चों, अगर हम लोग इसके ऊपर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ए सी को निकालना चाहें, तो यहाँ पर जो ए सी है यही आपका एच है, तो एच के स्थान पर आपका ए सी है, तो ए सी है। ठीक है। अब ए बी जो कि बेस है, बेस के स्थान पर यहाँ पर कौन सी है? ए है। और परपेंडिकुलर भी आपका यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जो है वो पी जो है, पी के स्थान पर ए स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पर जो बी है, बी के स्थान पर भी ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप यहाँ से क्या निकाल लिए? आपका जो है 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो √2a, √2a मतलब इसका ए सी का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपका √2a, मतलब ये डायगोनल आपका जो है स्क्वायर के अंदर निकल गया। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो है, इन दोनों का आप उतारो और इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग अप्लाई करते हैं ये जो नंबर लाइन के ऊपर जो इरेशनल नंबर है उसका स्थान खोजने में। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को ये ढूंढना है कि नंबर लाइन के ऊपर जो इरेशनल नंबर है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। 0 हो गया, U1 हो गया, U2 हो गया, और 3 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। 1 2 3 हो गया। ठीक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं
कि √2 जो है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, इस नंबर लाइन के ऊपर इसका स्थान कहाँ पे है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो देख रहे थे बच्चों राइट एंगल ट्रेंगल, इस राइट एंगल ट्रेंगल को जो है आपको इसके ऊपर जो है रख देना है। केकर ऊपर, एकर ऊपर रखना है, एकर ऊपर। ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है ना बच्चों, आपको इसके ऊपर उठा के रख देना है। तो जब इसको ऊपर उठा के रखोगे तो आपको ऐसा मतलब मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि नहीं। ये जो है 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री होगा। अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो है आपका ओ है, मतलब ये ओ, इसका नाम कौन सी दिए थे, यही ना है। अब देख सकते हो कि ये जो है बी था, अब ये जो था आपका ए है, अब ए आपका बी है, मतलब इसी राइट एंगल ट्रेंगल को हम इसके ऊपर उठा के रख दिए। अब देख सकते हो कि इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर जो ओ ए है वो आपका कितना है, 1 है, ठीक। और यहाँ पर ए से जो बी की दूरी है, मान लो कि ए भी जो है 1 है, ठीक है, ए भी जो है 1 है। और जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको आप निकाल सकते हो कि नहीं, ओ बी को निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। कैसे निकाल सकते हो, तो आप लिख सकते हो ओ बी जो हाइपोटेनियस है कि नहीं हाइपोटेनियस। इस राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है उसी को हाइपोटेनियस कहते हैं। इस राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन है, तो ए है, तो इसी को बोलते हैं कि हाइपोटेनियस है आपका ओ बी। अब इस ओ बी को निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लिख सकते हैं, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब ओ ए कितना है, ओ से ए की जो दूरी है वो आपका 1 है, तो ओ ए के स्थान पर हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार ए से बी के बीच में कितना दूरी है, तो 1 है। इसी प्रकार 1 का स्क्वायर लिखेंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो हमको √2 मिलेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब ओ बी जो है हम लोग को √2 मिलेगा कि नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ओ बी भी निकाल लिए कि 2 मिलेगा। अब क्या करना है आपको बच्चों, कि ये जो ओ बी जिसको हम हाइपोटेनियस कर रहे हैं, इस हाइपोटेनियस को आप मान लो कि ये जो है ये सर्कल का रेडियस है। क्या आप मानोगे, तो ओ बी को सर्कल के रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करो। तो जब आप इस ओ बी को आप सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से कुछ आपका जो है वो सर्कल आएगा कि नहीं। क्या हम कहें, क्या हम बोले बच्चों कि ये जो ओ बी है, इस ओ बी को ये जो ओ बी है, इस ओ बी को आपको मानना है कि ये जो है सर्कल का रेडियस है। क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो इस ओ बी को सर्कल के रेडियस मान के एक सर्कल जो है आप ड्रॉ करो। तो जब इस ओ बी को रेडियस के सर्कल मान के, जब इस ओ बी को जो सर्कल है उसका रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आपका इस प्रकार से कुछ सर्कल बनेगा। अब आप देख सकते हो बच्चों कि किसी भी सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं कि नहीं, और वो सभी रेडियस जो है वो आपस में बराबर होगा। तो इस सर्कल का रेडियस कौन सा है, ई ओ बी है, ठीक है, ई ओ बी है ना रेडियस। तो ई रेडियस हो गया, साथ ही साथ में ओ से लेकर ई जो आपका पी पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये भी तो आपका ये भी तो एक आपका रेडियस है, ठीक है। मतलब किसी भी सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। पिछले हम बताए थे कि सभी बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर ओ बी जो है ओ पी के बराबर होगा। ओ बी जो है क्या किसके बराबर होगा, ओ पी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है, इसको हम मिटाते हैं, ई ओ पी जो है ये भी आपका √2 होगा। तो आप नंबर लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप खोज लिए कि √2 का स्थान कहाँ होगा। √2 जो है यहाँ पर आपका डिनोट करता है, कर रहा है कि नहीं, देख सकते हैं।
अंडर रूट 2 जो है कहाँ पर डिनोट कर रहा है, आपका 1 से थोड़ा सा आगे, मतलब कहाँ पर डिनोट कर रहा है बच्चों, अंडर रूट 2 जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसे जो है तो आपका अंडर रूट 2 जो है, अंडर रूट 2 का स्थान जो है आपका यहाँ है, अंडर रूट 2 जो है यहीं पर आपका आ रहा था। आप इसे जब रेडियस ड्रॉ किए थे तो इसको आप जब जब अथी जो डेढ़ सुइया है या जो कंपास है उसके माध्यम से जब इसको आप बनाओगे ना तब परफेक्ट आएगा। अभी हम जो है विदाउट कंपास बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा इसका शेप जो है गलत हो जा रहा है। आप घर पर ड्रॉ करके देखना, आपका जो है अंडर रूट 2 का स्थान जो है 1 से थोड़ा सा आगे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आपको अंडर रूट 3 भी आप जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 ये सब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, और उसके बाद हम लोग जो है 1.2 को जो है एक्सरसाइज के अंदर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।